नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान की खास कार्यक्रम चर्चा में पर। आज हम बात करेंगे खगोलीय घटनाओं और इनके रहस्यों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान और विज्ञान प्रचारक हर्षित तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्षित जी। हर्षित जी न केवल खगोलीय घटनाओं पे बृहद जानकारी रखते हैं अपितु अंतरिक्ष के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे खगोलीय घटनाओं की। हर्षित जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अगर खगोलीय घटनाओं की बात करें तो दर्शकों को सबसे पहले रूबरू करना चाहेंगे खगोलीय घटनाओं से। खगोलीय घटनाएं क्या हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण हैं? देखिए, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे मौजूद हैं, आकाशगंगाएं हैं, ग्रह भी हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनके चलने की वजह से हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनकी वजह से हम उन घटनाओं को देख पाते हैं और उन्हीं घटनाओं को हम खगोलीय घटना कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनकी कितनी महत्वता है कि आम जीवन में अगर हम बात करें, अंतरिक्ष के प्रारूप में हम बात करें, तो जो खगोलीय घटनाएं जो घटित होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, खगोलीय घटनाओं को समझना और पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष एक तरीके से एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी है जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की कंडीशंस पाते हैं जो हम धरती पर किसी भी लैब में बना नहीं सकते। तो आप उन कंडीशंस को पढ़ करके आप फिज़िक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। तो ये कौन कौन सी, अगर जैसे हम बात करें तथ्यों की बात करी हमने, तो ये कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी गणना की जाती है, जिन पे अध्ययन किया जाता है खगोलीय घटनाओं में? देखिए, हम आज के समय में खगोल शास्त्र में रिसर्च बहुत आगे तक जा चुकी है जी। पर अगर हम एक आम इंसान के रूप में बात करें तो हम अभी जैसे जो इसरो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन भारत की, या उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो रिसर्च कर रहे हैं। हमारे मार्स ग्रह के ऊपर रिसर्च करी जा रही है, चांद पर पानी की खोज की जा चुकी है और उसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करी जा रही है। शुक्र पर यान भेजा जा रहा है। तो ये सब प्रकार की अभी रहस्यों के ऊपर रिसर्च करी जा रही है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो प्रक्रिया है और भी अंतरिक्ष, क्योंकि अंतरिक्ष अनंत है, तो इस अनंत अंतरिक्ष में और भी सीमाएं और भी जो अध्ययन हैं वो किए जा रहे हैं। हर्षित जी, माना जा रहा है, संभवित है कि आगामी 13 और 14 को जो उल्का वर्षा का जो प्रस्तावित है, उस साथ में अनेक कार्यक्रम भी जिस प्रकार से जो अंतरिक्ष की घटनाएं हैं वो भी प्रस्तावित हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं आगामी दिनों में, आगामी माह में होने वाली हैं जो अंतरिक्ष के परिवेश से और खगोलीय घटनाओं के परिवेश से महत्वपूर्ण है? जी, अभी आने वाले एक माह के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं। जैसे अभी 13-14 दिसंबर की रात में एक उल्का वर्षा होनी है जो साल की सबसे बड़ी उल्का वर्षाओं में से एक कहलाई जाती है, जिसे जेमिनाइट्स बोला जाता है अंग्रेजी में। और इस उल्का वर्षा के अंदर 1 घंटे के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा उल्काओं की वर्षा होती है। और 13-14 की रात इसलिए खास है क्योंकि उस रात को आप सबसे ज़्यादा जो उल्का वर्षा है वो आप देख सकते हैं। और हालांकि ये बहुत सारे उल्का वर्षाएं साल भर होती रहती हैं, पर ये उन दो में से एक है जो सबसे ज़्यादा बड़ा उल्का वर्षा खास। ऐसा क्या कारण है हर्षित जी कि जो इस वर्ष की उल्का वर्षा है, और जो इस प्रकार आपने बताया कि एक दरयान के बाद में, एक अंतराल के बाद में उल्का वर्षा होती रहती है, परंतु जो ये वाली उल्का वर्षा है किन कारणों से खास है? देखिए, होता क्या है कि हमारा जो धरती की जो कक्षा है सूर्य के चारों तरफ, वो एक तरीके से सड़क बनी हुई है, और उस सड़क के बीच में कहीं कहीं जगह जगह पर ख़राब सड़क है। अब जब किसी प्रकार जब हम अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं तो हमारे आसपास में जब ख़राब सड़क से हम गुजरते हैं तो हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर आ रहे होते हैं जो हमारी आंखों में लग रहे होते हैं। तो उसी प्रकार जब धरती अपनी कक्षा से गुजरती है और उस ख़राब सड़क से गुजरती है तो वहाँ पर जो कंकड़ पत्थर हैं, जो कि अंतरिक्ष में असल में जो बड़े बड़े उल्का पिंड हैं उनके टुकड़े हैं,
जो उस रास्ते में मौजूद होते हैं। जब वो धरती उस रास्ते से गुजर रही होती है तो वो अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से उन पत्थरों को, छोटे कंकड़ों पत्थरों को अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की तरफ खींच लेती है। और जब वो अंतरिक्ष से हमारे धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वो घर्षण की वजह से जल उठते हैं, और जिसकी वजह से हमको ये उल्का वर्षा देखने को मिलती है, जिसे हम आसान भाषा में टूटते तारे भी कहते हैं। तो वो असल में एक कंकड़ होते हैं जो कि हमारी धरती के वातावरण में आके जल जाते हैं, और ये भी 3 प्रकार के कहलाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष में जब तक रहते हैं तो उन्हें हम मीटियर कहते हैं, जब वो हमारे मीटियरॉइड कहते हैं, और माफ़ी मैं चाहूँगा, और जब वो हमारे धरती के वातावरण में होते हैं, जब तक वो जल रहे होते हैं, तो वो उन्हें मीटियर या उल्का वर्षा का रूप धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं तब उनको मीटियर कहा जाता है। और जब वो अगर वो जल के राख नष्ट नहीं होते और धरती पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें मीटियोराइट कहा जाता है। जी, तो ये बड़ा आपने विशेष इस पे प्रकाश डाला कि जिस प्रकार जब वो अंतरिक्ष में होते हैं तो उनका अलग नाम रहता है। जब वो अंतरिक्ष के बाद में धरती की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उनको मीटियोराइट कहा जाता है, मीटियर कहा जाता है। धन्यवाद आपका। और जब वो धरती में प्रवेश कर जाते हैं, जब यहाँ पे लैंड कर जाते हैं, तो उनका अलग नाम है। इस प्रकार से जो इनके जब वो कक्षा में प्रवेश करते हैं उसके बाद में जब धरती पे पहुंच जाते हैं, जल हमने जिस प्रकार बताया कि वो अंतरिक्ष के बाद में जल कर जब धरती के में प्रवेश कर जाते हैं, तो अध्ययन रूप से अगर हम बात करें जो उल्का वर्षा है और जो उल्का पिंड है, तो इनका अध्ययन रूप से खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए, अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जो उल्का पिंड के जो टुकड़े हैं जिन्हें उल्का वर्षा के रूप में हम देखते हैं, या जो धरती पर आज पहुंच जाते हैं जिन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं, ये हमारे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये पैदा तब हुए होते हैं जब हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो ये उस समय का अगर हमको स्टडी करनी है, हमको रिसर्च करनी है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, या हमारा सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, या वो जिस जगह से आ रहे हैं, जैसे हमारे सौरमंडल के बाहर के हिस्सों से अगर वो धरती तक आ रहे हैं, तो हमको उधर किस प्रकार की केमिकल कंपोजिशन है किसी भी ग्रह की या किसी उल्का पिंड की, या किस तरह के खनिज मौजूद हैं हमारे सौरमंडल में या ब्रह्मांड में, तो उनके बारे में जानने के लिए इनके बारे में रिसर्च, इनको स्टडी करके किया जाता है। और उसके बताया जाता है कि हर्षित जी, जिस प्रकार से जो उल्का पिंड या जो उल्का के ये पदार्थ होते हैं, इनको अध्ययन से इनके जो रासायनिक जो इनकी संरचना है उसके बारे में जानकारी मिलती है। वहीं ये कितने वर्ष पुराने हैं, क्या इसकी भी जानकारी हम लगा सकते हैं? जी, हम बिल्कुल, हम रसायन, हम केमिकल कंपोजिशन जान सकते हैं मीटियोराइट्स को स्टडी करके। उसके साथ साथ में कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, या उनकी उम्र क्या है, या वो जहाँ से आए हैं वो उस जगह पर जो ग्रह मौजूद हैं उनकी उम्र क्या है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं उनको स्टडी करके। ये तो बात रही हर्षित जी उल्का वर्षा की। इसके अलावा और कौन कौन सी खगोलीय घटनाएं हैं जो अहम हैं और आगामी माह में, आगामी दिनों में, आगामी हफ्तों में जो प्रस्तावित हैं, जो होने वाली हैं या हो सकती हैं? देखिए, अभी हमारे रात के आकाश में एक बहुत ही चमकदार तारा है जो हमको दिखाई देता है, और वो टिमटिमाता नहीं है। तो वो जो तारा है जो पूर्वी दिशा में जो दिखाई दे रहा है, वो असल में जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है। और ख़ास बात ये होती है हमारे रात के आकाश में कि जो ग्रह होते हैं वो तारे जैसे ही दिखते हैं, पर वो टिमटिमाते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से अभी जुपिटर, जो बृहस्पति है और पृथ्वी है और जो सूरज है, ये तीनों एक ही रेखा में, एक सीध में है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि सूरज से जाने वाली रोशनी बृहस्पति पर सीधी पहुंच रही है और हमारे पास सीधी रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है, जिसकी वजह से हम उसको बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा समय है बृहस्पति को देखने का हमारे रात के आकाश में।
हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं और दूरबीन की मदद से भी उसको देख सकते हैं। तो ये जिस प्रकार का जो बृहस्पति का जो स्थान है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो उपयुक्त उस पर पड़ रहा है, तो यही कारण है कि एक विशेषांग रूप से कोई एक समय होता है कि इस वर्ष ही इसको देखना, जैसे हमने बताया कि नंगी आंखों से भी हम उसको देख सकते हैं, बिना किसी टेलीस्कोप या किसी अन्य उपकरण के मदद लिए बिना भी उसको देखा जा सकता है। तो यही वर्ष और यही समय इसके लिए विशेष है, या इसको हर वर्ष देखा जा सकता है इसी प्रकार? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि हमारी जो पृथ्वी है या जो बाकी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, और सबकी कक्षा अलग अलग है, और सबकी कक्षा का जो माप है वो भी अलग अलग है। तो जिसकी वजह से, और उनका जो वेग है वो भी अलग है जी। तो वो अपने अपने वेग से घूम रहे हैं और अपना समय ले रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अब सारे जो ग्रह हैं वो एक सीध में हमेशा सेम समय पर नहीं आएंगे। वो जैसे अभी के इस साल वो 7 दिसंबर के दौरान ये बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य का एक सीध में आना हुआ, वो अगले साल किसी और समय पे हो सकता है, और हो सकता है अगले साल ना हो, अगले साल के अंत के बाद आ रहा होगा वो सेम समय या सेम जो खगोलीय घटना है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 7 दिसंबर ही ये खास दिन रहा, पर ये बदलता रहता है, क्योंकि सभी ग्रहों का वेग अलग है और सभी ग्रहों का जो कक्षा का माप है वो भी अलग है। समय के अनुसार ये जो घटनाएं हैं वो भी परिवर्तित होती रहती हैं, क्योंकि इस प्रकार बताया हर्षित जी ने कि जो हर प्रकार के ग्रह हैं उनको अपने वेग से, अपने विभिन्न वेगों से चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन है वो होता रहता है, और अलग अलग दिशाओं से अलग जिस प्रकार से घटनाएं घटित होती रहती हैं। अगर हम बात करें इस वाली घटना की, बृहस्पति घटना की, इसको क्या कहा जाता है, और इसके अलावा और कौन सी खगोलीय घटनाएं हैं जो घटित होती हैं? जी, तो इस घटना को हम जो ऑपोजिशन कहते हैं, तो ये हर ग्रह के लिए ऑपोजिशन कहलाएगा जब वो धरती, सूर्य और हमारा तीसरा ग्रह जब एक सीधी रेखा में आएंगे, तो इसे ऑपोजिशन कहा जाता है। और अभी क्योंकि ये बृहस्पति का ऑपोजिशन है तो इसे जुपिटर्स ऑपोजिशन या बृहस्पति का ऑपोजिशन कहा जा रहा है। और इसी प्रकार अभी 16 जनवरी के आसपास हमारे मंगल ग्रह का भी ऑपोजिशन होगा जी। और तब हमारा मंगल ग्रह, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होंगे, और वो उस समय सबसे ज़्यादा चमकदार होगा, और उसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। मंगल ग्रह को भी वो थोड़ा लाल रंग का, थोड़ा कम चमकदार तारा दिखाई देता है। बिल्कुल, जिस प्रकार बताया कि आपने इसको बिना किसी हम उपकरण नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्या इसके लिए विशेष कोई स्थान निर्धारित होता है कि आप इसी स्थान से, इसी जगह से देख सकते हैं, या किसी भी स्थान से पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्थान से देखा जा सकता है? देखिए, रात के आकाश में तारों को या ग्रहों को देखने के लिए ज़रूरी है कि वायु प्रदूषण कम हो पहले तो, और दूसरा प्रकाश प्रदूषण भी कम हो। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे शहरी जो क्षेत्र है वहाँ के आसमान में हम ज़्यादा अच्छे से तारे भी नहीं देख पाते हैं। तो हालांकि मैं जयपुर की बात करूं तो हम यहाँ से आराम से जो कुछ तारे हैं और जो ग्रह हैं जो देखे जा सकते हैं नंगी आंखों से, उन्हें हम देख सकते हैं। पर अगर आपको उनको करीब से देखना है तो उनको देखने के लिए अच्छा स्थान और सही स्थान ये होगा कि अगर हम शहरी क्षेत्र से दूर जाएं, गाँवों के इलाकों में जाएं, जैसे हमारे जयपुर के नज़दीक सांभर झील का एरिया है, या फिर बस्सी साइड में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो वायु प्रदूषण और जो प्रकाश प्रदूषण है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम तारों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, तो ग्रहों को भी अच्छे से देख पाएंगे। और इनको अच्छे से देखने के लिए आप दूरबीन की मदद ले सकते हैं, आप बाइनोकुलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार बात की हमने हर्षित जी बृहस्पति ग्रह की, इसके अलावा और कौन से ग्रह हैं जो अपोजिशन में देखे जा सकते हैं और जो खगोलीय घटनाओं के रूप में एक अहम किरदार निभाते हैं? जी, तो अभी जैसे मैंने बताया कि हम जुपिटर का या बृहस्पति का ऑपोजिशन देख सकते हैं अभी फ़िलहाल के दिनों में, और 16 जनवरी के आसपास मंगल ग्रह का भी ऑपोजिशन होगा। इसी प्रकार शनि ग्रह का भी ऑपोजिशन है, जो हालांकि अभी आगामी 1 माह के अंदर नहीं है, परंतु इसके अलावा अब इसी प्रकार की एक और घटना होती है जिसे हम इलोंगेशन बोलते हैं अंग्रेज़ी में। और ये जो धरती से अंदर के ग्रह हैं, सूर्य के नज़दीक जो 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, उनका इलोंगेशन होता है। वो एक तरीके से अपोजिशन ही होता है, परंतु ये होता है कि जब वो हमारे आसमान में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं तब उनका इलोंगेशन कहा जाता है। तो
25 दिसंबर को बुध ग्रह का इलोंगेशन है, या फिर आप अपोजिशन भी कह सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि बुध और शुक्र ग्रह जो हैं ये सूर्य के नज़दीक वाले दो ग्रह हैं, तो ये हमेशा सूर्य के साथ ही देखे जा सकते हैं। तो ये आपको हमेशा सूर्य जहाँ से उग रहा होता है या सूर्य जहाँ पे ढल रहा होता है, पूर्व या पश्चिम, उसी दिशा में आपको दिखाई देते हैं। और ये दो बहुत चमकदार तारे होते हैं। बुध बहुत ही नज़दीक होता है और शुक्र थोड़ा सा दूर होता है। ये दोनों सफ़ेद रंग में चमकदार तारे होते हैं। और जब ये आसमान में सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंचते हैं, या फिर बिल्कुल, इसके बाद मैं कहना चाहूँगा हर्षित, जिस प्रकार आपने बात करी कि ग्रहों की, क्योंकि ग्रहों की जो जिस प्रकार से उनकी जो स्थिति है वो सूर्य के प्रकाश से और जिस प्रकार से उनकी पोजीशन की हम बात करी, तो जिस प्रकार से जुपिटर पोजीशन हमने बात करी और ग्रहों की भी पोजीशन होती है, क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये भी खगोलीय घटनाओं के अंतर्गत आता है? और अगर क्योंकि जिस प्रकार से जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, दोनों भी जो प्रकाश है और जो उनकी स्थिति है, उनका स्थान है, उसी से निर्धारित होता है, उसी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की मापा जा सकता है, बताया जाता है। तो खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आदिकाल से यही वो दो घटनाएं हैं जिसने जो इंसानों ने अपनी आंखों से देख पाई हैं। और इसमें होता ये है कि सूर्य, धरती और हमारा चंद्रमा, ये तीनों एक रेखा में आ जाते हैं। और जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब धरती चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इनको हम चंद्र ग्रहण को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए अपनी नंगी आंखों से। उसके लिए आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, सोलर फिल्टर्स आते हैं या फिर सोलर ग्लासेस आते हैं, उनके इस्तेमाल करके। या फिर आप एक बिल्कुल आसान सा यंत्र बना सकते हैं। एक सादा से कागज़ में एक छेद करके एक पिन होल कैमरा बन जाता है, जिसकी मदद से आप सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। बहुत सारे कुछ तथ्य भी हैं, कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं भी हैं, जिसके अंतर्गत लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें माइथोलॉजी या फिर हमारे पौराणिक मान्यताओं की, उसके अलावा वैज्ञानिक तथ्य क्या है जिसके अंतर्गत हमें सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए? देखिए, सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए और सूर्य भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य से आने वाली रोशनी बहुत ज़्यादा है। उसे हम नंगी आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमको सूर्य को भी अगर देखना है तो हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से हमको देखना चाहिए, ताकि जो सीधा प्रकाश जो आ रहा है सूर्य का वो हमारी आंखों पे ना पड़े। तो इसी के लिए हम पिन होल कैमराज या फिर फिल्टर्स होते हैं जो कि सूर्य का प्रकाश बहुत हद तक कम कर देते हैं, जिसकी मदद से हम उनको देख सकते हैं। जी, इस प्रकार से क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य भी है, क्योंकि लगातार हम बात करने से, जैसे आपने कहा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लंबे समय से खगोलीय घटनाओं में हमारे जो हम बात करें कि प्रथम जो हमारे अध्ययन रहे उनमें से एक है, तो कि वैज्ञानिक तथ्य भी हर्षित जी ने उस पर प्रकाश डाला। अगर हम बात करें सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की, तो क्या खगोलीय घटनाओं के विकास के लिए, उनको और अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। हमारे नैनीताल में एक आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित है। वो वहाँ पर एमटेक, पीएचडी जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसके अलावा जो स्नातक के विद्यार्थी हैं वो भी वहाँ पर जाकर शॉर्ट टर्म स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं, जिसे एरीज ट्रेनिंग स्कूल बोला जाता है। उसी प्रकार पुणे में भी इंस्टीट्यूट है IUCAA नाम से, वहाँ पर भी इसी प्रकार के प्रोग्राम हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स है बेंगलोर में, वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और इसके अलावा इसरो जो है वो हमारे भारत सरकार के द्वारा भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी रन किया जा रहा है, जिसमें उनकी तरफ से स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक युविका प्रोग्राम है जो चलता है। और इसके अलावा
इसरो बहुत सारे लगातार नए नए कार्यक्रम और लगातार प्रोग्राम्स की भी, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार जो अंतरिक्ष अध्ययन है उसको प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए अनेक अनेक कार्यक्रम, अनेक अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। परंतु हम बात करें कि इससे आम जनजीवन में और टेक्नोलॉजी यानी जो विज्ञान है उसको क्या फायदा मिले, तो उसके बारे में अगर हम प्रकाश डालना चाहें हर्षित जी, तो जो खगोलीय घटनाएं हैं और उनका अध्ययन है उससे आम जन में हम क्या फायदा ला सकते हैं, क्या क्या क्रांति ला सकते हैं? देखिए, आज के समय में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पेस टेक्नोलॉजी से ही डिराइव हो रही है जी। और आज के समय में हमारा जीवन जो भी चीज़ें आसान बना रही हैं, चाहे वो हमारे जूते की सोल हो या जब हम सुबह सुबह हम टूथपेस्ट करते हैं तो वो जो ट्यूब आती है वो है, या फिर हमारा जो फ़ोन है जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है आज के समय में, और जीपीएस जैसी सैटेलाइट्स जिनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी से ही डेवलप हुई हैं। इवन हमारा बॉल पॉइंट पेन होता है वो भी किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए बनाया गया था। तो हर एक टेक्नोलॉजी जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है वो अंतरिक्ष में जाने के लिए, अंतरिक्ष में सर्वाइव करने के लिए बनाई जा रही है। तो वहाँ से वो जो टेक्नोलॉजीज़ है वो फिर हम धरती पे रहने वाले इंसानों के लिए या सिविलाइजेशन के लिए हम उनके यूजेस डेवलप करते हैं जी। तो जो युवा हैं, जो इसमें अंतरिक्ष विज्ञान है या फिर खगोलीय घटनाओं के बारे में अध्ययन है, जो युवा इस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं, इसमें और जो जिज्ञासु हैं जो इसमें और अध्ययन करना चाहते हैं, इसमें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, वो किस प्रकार इसमें जा सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, जो कि हमारी इसरो ऑर्गेनाइजेशन इसरो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लीडर है हमारे इंडिया में। उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। इसके अगर आप साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जाकर आप मास्टर्स, पीएचडी जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में स्नातक बीएससी लेवल पे आपको साइंसेज में फिजिकल साइंसेज में या बेसिक साइंसेज में करनी होगी। उसके बाद आप मास्टर्स, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, जिसमें इंस्टीट्यूट्स मैंने बताए जैसे एरीज इंस्टीट्यूट है, आयुका है, आईआईए है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, या एनसीआरए है। इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इसमें रिसर्च होती है और दाखिला लिया जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू। खगोलीय घटनाओं में हर्षित जी पेरिहेलियन घटना का बहुत बार उल्लेख मिलता है, बहुत बार जिक्र होता है। अगर आप प्रकाश डाल पाएँ कि घटना क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है? जी, तो हमारी जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर जो उसकी कक्षा है वो एक अंडाकार रूप में है, और अंडाकार माने इलिप्स। तो इलिप्स में दो फोकसेस होते हैं जिनकी मदद से आप एक इलिप्स बनाते हैं। तो उनमें से एक फोकस पे हमारा सूर्य है। तो जिसकी वजह से होता ये है कि जब धरती सूर्य के चक्कर लगाती है तो वो कभी तो हमारे सूर्य के बहुत नज़दीक होती है एक फोकस के, और कभी बहुत दूर होती है। तो जब नज़दीक होती है तो उसे हम पेरिहीलियन बोलते हैं, और जब दूर होती है तो उसे एपोजी बोला जाता है। तो अभी आने वाले कुछ 6 जनवरी के आसपास वो समय आएगा जब धरती सूर्य के बहुत नज़दीक होगी, तो उसे हम पेरिहीलियन कहते हैं। इन तमाम जो घटनाएं आपने बताई हर्षित जी, जिस प्रकार से चाहे हम अपोजिशन वाली घटना की बात करें, पेरिहीलियन की बात करें, या और भी जो घटनाएं हैं, चाहे उल्का वर्षा है, इन घटनाओं का हमारे मौसम और आम जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, जी, जिस प्रकार से क्योंकि जो घटनाएं हैं, अगर हम देख सकते हैं कि जो मौसम में परिवर्तन होता है, कभी हमें लगता है कि एक मौसम की जिस परिवर्तन होता है तो दिन छोटे हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती हैं। मौसम परिवर्तन के साथ में ही रात लंबी तो दिन छोटे हो जाते हैं। जिस प्रकार से, तो क्या ये अंतरिक्ष विज्ञान से और खगोलीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ है तो किस प्रकार से इस पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि धरती हमारी अंडाकार पाथ पर घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और क्योंकि हमारी जो धरती का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो जिसकी वजह से कुछ समय तक जो हमारी सूर्य की रोशनी है वो उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से उस समय पे हमारा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चलता है। और जब
दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ रही होती है, उस समय पर हमारे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है, जो कि अभी हो रहा है। और अभी दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर गर्मी का मौसम आ रखा है, और अभी उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ का मौसम आया हुआ है। और इससे जुड़ी हुई मैं एक भ्रांति है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम अमूमन ये मान लेते हैं कि जब धरती सूर्य के नज़दीक होगी तो तब ही गर्मी का मौसम आएगा, और सर्दी का मौसम तब आएगा जब सूर्य से दूर जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सूर्य के नज़दीक हम बहुत करीब आ चुकी है धरती पर, परंतु क्योंकि हमारे उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी रोशनी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से सर्दी का मौसम आया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। तो किस धरती का मुख सूर्य पे किस प्रकार से है, चाहे उत्तरी गोलार्ध है या पूर्वी गोलार्ध है, उसका हमारे मौसमों पर बहुत असर पड़ता है। अंतिम प्रश्न लेना चाहूँगा हर्षित जी आपसे कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए खगोलीय घटनाओं के लिए जागरूकता के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान की जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज के समय में क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है और इंटरनेट पर भी सब कुछ एक सर्च दूर रहता है, तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी जगह मिल सकती है। और परंतु इससे जुड़े रहने के लिए या इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। जैसे अभी राजस्थान सरकार की तरफ से डीएसटी राजस्थान की तरफ से एस्ट्रोनाइट्स का टूरिज्म एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो उसमें इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे आपको टेलीस्कोप की मदद से, दूरबीन की मदद से आपको चांद, तारे और ग्रहों को दिखाया जाता है। तो उधर से आपका इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा इसरो है या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिटीज़न साइंस प्रोग्राम्स चलाती हैं। उसमें आप एक बिल्कुल बेसिक लेवल की नॉलेज के साथ भी आप उसमें एक्चुअल रिसर्च में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो उसके माध्यम से भी आप जुड़े रह सकते हैं। और क्योंकि हमारा आकाश में बहुत सारी ऐसी खगोलीय घटनाएं होती हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ज़्यादातर खगोलीय घटनाओं को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो आप शुरुआत के लिए आपको बस रात के आकाश में एक बार बैठने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि आकाश अनंत है और अंतरिक्ष भी अनंत है, और इसका जो अध्ययन है वो भी अनंत ही है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपके इन विचारों से, इन जानकारियों से हमारे दर्शकों का बिल्कुल ज्ञानवर्धन हुआ होगा। हर्षित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आभार आपका। अगले बार फिर लौटेंगे हम आपके साथ में, नए विषय के साथ में, नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।